सभी को नमस्कार, जय हिंद। तो हम ना यूरोपीय कंपनी के आगमन पढ़ चुके थे और यूरोपीय कंपनी के आगमन में पुर्तगाली तक हमने पूरी तरह से देख चुका था। पुर्तगाली को कैसे अंग्रेज से संघर्ष करना पड़ता है और वही संघर्ष जो के बाद में एक और कंपनी आती है वो है डच कंपनी। अब डच कंपनी के बारे में सबसे पहले हम देख लेते हैं, ये डच कंपनी की स्थापना कब होती है, ठीक है। फिर उसके बाद ये भारत में कब आता है और ये अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ लगा था। ये सभी चीज ना जो इम्पोर्टेंट है वो पूछे जाते हैं एग्जाम में, और वही इम्पोर्टेंट चीज को आप कहानी के माध्यम से जब समझ लीजिएगा तो आपको इजिली बनते चले जाएंगे, ठीक है। रटने की बिल्कुल कोशिश नहीं कीजिएगा, क्योंकि रटिएगा आज तो कल नहीं बन पाएगा, क्योंकि दिमाग से तुरंत निकल जाएंगे। तो चलिए हम देखते हैं। ये डच वही है जिसे हम नीदरलैंड आज बोलते हैं, यानी डच का नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया है, तो नीदरलैंड कर दिया गया है, यही नीदरलैंड कर दिया गया है। तो ये डच ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब होता है, तो 1602 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो जाती है, ठीक है। अब 1602 ईस्वी में हो जाता है, लेकिन कभी कभी ये पूछा जाता है कि डच का कौन सा ऐसा व्यक्ति था जो सबसे पहले इंडिया में आया था। तो देखिएगा हम बताते चलते हैं कि जैसे में ये हमारा इंडिया है, ठीक है, और ये हमारा इंडिया है और इस तरफ क्या है, इंडोनेशिया है। तो सबसे पहले 1596 ईस्वी की बात करते हैं, तो 1596 ईस्वी में एक व्यक्ति है हॉटमैन। कौन व्यक्ति है, हॉटमैन। ये हॉटमैन व्यक्ति ही क्या होता है, ये सुमात्रा पर क्या होता है, पहुंचता है, यानी सुमात्रा द्वीप पर क्या होता है, आता है, और फिर उसके बाद में ये इंडिया आता है। तो पूछा जाएगा कि सबसे पहला डच व्यक्ति कौन था जिसने इंडिया में आया, तो वो कौन था, ये हॉटमैन था। तो ये 1596 ईस्वी में आता है, ये ऐसे ही आता है, ये कोई कंपनी के थ्रू नहीं आ रही है, क्योंकि देखिएगा कंपनी का स्थापना कब हो रहा है, 1602 ईस्वी में। ये व्यक्ति आ रहा है कब, 1596 ईस्वी में, यानी कब, 6 साल पहले ही आ रहा है। तो ये कंपनी के सिलसिले से नहीं आती है, ठीक है। अच्छा, अब देख लेते हैं 1602 ईस्वी में क्या होता है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो जाती है। और इसका सबसे महत्वपूर्ण काम क्या होता है कि ये 1605 ईस्वी में, कब, 1605 ईस्वी में क्या होता है, ये मसूलीपट्टनम में। मसूलीपट्टनम कहाँ पड़ता है, तो ये मसूलीपट्टनम पड़ता है आपको आंध्र प्रदेश में। मसूलीपट्टनम में क्या होता है कि ये अपनी पहली फैक्ट्री लगाती है। तो क्वेश्चन ये पूछे जाएंगे कि डच जो था अपना पहला फैक्ट्री कहाँ पे लगाया था, तो यही मसूलीपट्टनम में लगाया था। कब लगाया था, तो ये 1605 ईस्वी में लगाया था, ठीक है। यहां तक तो आपको पूरी तरह से चीज कंप्लीट है। अब क्या होती है कि जैसे में हमने पुर्तगाली को पढ़ा था, तो पुर्तगाली लोग किस चीज पर फोकस कर रहे थे, तो पुर्तगाली लोग फोकस कर रहे थे मसाला पर, ठीक है। यानी आपने देखा था कि वास्को डी गामा काली मिर्च को लेकर गया था और 60 गुना लाभ कमा चुका था, ठीक है। लेकिन अब क्या होती है कि ये डच वाले जो थे ना, ये डच वाले मसाला पर फोकस ना कर करके इसने वस्त्र पर फोकस करना स्टार्ट किया, क्योंकि देखा कि वो तो मसाला पर फोकस कर ही रहा है ना, तो हम वस्त्र पर फोकस करते हैं। यानी वस्त्रों को अगर निर्यात का श्रेय जाता है तो ये किसे जाता है, तो ये डच लोगों को ही जाता है। यानी भारत से अगर वस्त्रों का निर्यात होने लगा तो उसमें श्रेय किसका जाता है, तो यही डच का जाता है, क्योंकि डच वाले जो व्यक्ति है ना, ये डच वाले जो व्यक्ति है किस पर फोकस करने देने लगे थे, यही वस्त्र पर देने लगे थे। लेकिन पुर्तगाली जो थी, पुर्तगाली कंपनी, वो किस चीज पर फोकस दे रही थी, तो वो मसाला पर दे रही थी। अच्छा, यहां तक तो पूरी तरह से क्रिस्टल और क्लियर है। अब क्या होता है ना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है कि ये सेकंड फैक्ट्री कहाँ लगाता है, ये सेकंड फैक्ट्री लगाता है, ये हमारा इंडिया है, ये है पुलिकट। ये पुलिकट कहाँ पड़ता है, तो ये पुलिकट पड़ता है आपको तमिलनाडु में। ये पुलिकट में क्या होता है कि ये सेकंड फैक्ट्री लगाता है, और सेकंड फैक्ट्री लगाने के बाद में क्या करता है कि सोने का सिक्का चलाता है, ठीक है। क्या करता है, सोने का सिक्का चलाता है, और उस सोने के सिक्कों का नाम क्या दिया जाता है, तो पैगोड़ा। नाम क्या दिया जाता है, तो पैगोड़ा दिया जाता है। और सबसे ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है कि ये पैगोड़ा तो दिया गया नाम, तो इस पर जो चित्र बना हुआ था ना, यानी चित्र अंकन था, तो किसका चित्र बना हुआ था, तो ये चित्र बना हुआ था वेंकटेश्वर का। वेंकटेश्वर का, तो ये वेंकटेश्वर कौन, तो यही विष्णु भगवान का चित्र बना हुआ था, ठीक है। ठीक है, यहां तक तो आपको पूरी तरह से क्लियर है। एक बार फिर से हम बता देते हैं, देखिएगा 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में क्या होती है, डच ईस्ट इंडिया होती है जो अपनी पहली फैक्ट्री लगाती है, ठीक है। इसने फोकस किस पे किया, तो फोकस किया वस्त्र पर फोकस किया। फिर उसके बाद इसने दूसरी फैक्ट्री लगाती है
दूसरी फैक्ट्री कहाँ लगाती है, तो यही पुलिकट में लगाती है। वहां पे क्या किया, तो सोने का सिक्का चलाया और उस सोने के सिक्का का नाम क्या दिया गया, पैगोडा। किस क्या दिया गया, पैगोडा नाम दिया गया। और उस पे जो चित्र अंकित था, वो चित्र किसका था, तो यही विष्णु भगवान वेंकटेश्वर का चित्र अंकित था। अब देखिएगा यहाँ पे देखिए, आंध्र प्रदेश में हमने पढ़ा ये मसूलीपट्टनम। ये मसूलीपट्टनम को क्या कर चुका था, अपना पहला फैक्ट्री बना चुका था। फिर उसके बाद कुछ समय के बाद क्या होती है, पुलिकट में क्या करता है, अपना दूसरा फैक्ट्री स्थापित करता है। फिर इस साइड में, यानी किस साइड में, भारत के किस साइड में की बात कर रहे हैं, इस साइड, दाहिनी साइड की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यानी केरला की तरफ, जिसे हम मालाबार तट बोलते हैं, तो यही पे त्रावणकोर में, ठीक है। ये त्रावणकोर का राजा कौन थे, मार्तंड वर्मा। यहाँ पे थोड़ा सा ना मिटा देते हैं, ठीक है। वहां का राजा कौन थे, मार्तंड वर्मा। ये मार्तंड वर्मा से क्या होता है कि डच को, और मार्तंड वर्मा से क्या होता है, भिड़ंत होता है, जिसमें एक युद्ध का नाम होता है, जिसे युद्ध का नाम दिया जाता है काला चेर, ठीक है। ये काला चेर का युद्ध होता है कब, तो 1741 ईस्वी में काला चेर का युद्ध होता है। इस काला चेर के युद्ध में क्या होता है कि डच की हार हो जाती है और ये भारतीय राजा जो है मार्तंड वर्मा, ये मार्तंड वर्मा का क्या हो जाता है, विजय हो जाता है। जब आप खुद सोच करके देखिएगा कि जब युद्ध हो और युद्ध में किसी व्यक्ति का हार हो, तो उसका वर्चस्व क्या हो जाता है, धीरे धीरे समाप्त होने लगता है, क्योंकि उसकी स्थितियां क्या हो जाती है, कमजोर हो जाती है और काफी ज्यादा धन माल की क्या होती है, हानि होती है। तो यही काला चेर का युद्ध होता है। तो काला चेर के युद्ध में क्या होता है कि डच की हार होती है और राजा मार्तंड वर्मा की क्या हो जाती है, जीत हो जाती है। तो क्वेश्चन ये भी पूछे, जब ये सब क्वेश्चन पूछे जाएंगे ना, तो ये सब क्वेश्चन ना बच्चे से बिल्कुल नहीं हिल पाते हैं। तो ठीक है, तो चीजों को आप जब रिलेट करके पढ़िएगा ना, तो आपको इजिली समझ में आ जाएंगे। अब क्या होता है कि डच की स्थिति तो यहां से कमजोर हो जाती है, और हमने ये भी जानते हैं कि प्लासी का युद्ध कब होता है जी, 1741 ईस्वी में हमने क्या पढ़ा, काला चेर का युद्ध, ठीक है। काला चेर का युद्ध में किसकी हार होती है, डच की हार हो जाती है। और प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में पड़ता है, जिसमें किसकी जीत होती है, तो अंग्रेज की जीत हो जाती है। तो प्लासी का युद्ध में जब अंग्रेज का जीत हो चुका है, तो आप खुद जान रहे हैं कि जब किसी भी व्यक्ति का जीत हो गया है, तो जीत हो गया तो उसकी स्थिति क्या हो जाएगी, मजबूत हो जाएगी, और कॉन्फिडेंस क्या हो जाएगा, सातवें आसमान पर हो जाएगा। तो 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध अंग्रेज क्या होता है, जीत जाता है, जीत चुका है। और फिर उसके बाद क्या होता है, 1759 ईस्वी में चिंसूरा का युद्ध होता है, या इसे हुगली का युद्ध बोल सकते हैं, ठीक है। क्या बोल सकते हैं, चिंसूरा का युद्ध बोल सकते हैं, या तो इसे हुगली का युद्ध बोल सकते हैं, या तो इसे बेदरा का युद्ध बोल सकते हैं। ये तीनों नाम ना आपको दे दिए जाएंगे, तो तीनों नाम एक ही है, ठीक है। तो 1759 ईस्वी में क्या होता है कि अंग्रेज के बीच, किसके बीच, तो अंग्रेज के बीच और एक तरफ डच के बीच में क्या होती है, युद्ध होती है, जिसमें क्या होता है कि डच की क्या होती है, हार हो जाती है, और अंग्रेज क्या होता है, विजय हो जाता है। और जब अंग्रेज विजय हो जाता है, तो यहां से डच की स्थितियां और काफी ज्यादा कमजोर हो जाती है, और इसके बाद इसका वर्चस्व यहीं के बाद क्या होता है, समाप्त होने लगता है। यानी इसका प्रभाव इस युद्ध में, यानी चिंसूरा का युद्ध में हारने के बाद में डर का जो ये डच का जो अस्तित्व है, वो लगभग पूरी तरह से समाप्त हो जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद डच कभी भी अपना क्षेत्र को नहीं बढ़ा पाता है, फिर इसके बाद यहीं से क्या होता है, ये सिमटता चला जाता है, ठीक है। तो यहीं तक डच कंपनी का आगमन में था। तो अगले पार्ट में अंग्रेज को पढ़ना है। फिर अंग्रेज क्योंकि लंबा है, हमारे देश पर काफी लंबे समय तक शासन किया है, उसी के बारे में देखना है। तो वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा अगर आपकी इच्छा हो तो। और हाँ, हम आपके सपोर्ट के बिना कुछ भी नहीं है। अगर आप सपोर्ट दिखाना चाहते हैं तो जरूर दिखाइएगा, और अगर नहीं दिखाना चाहते हैं तो कोई बात नहीं है। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत। और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा अच्छा लगा या खराब।